औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोटोप्लाज्म और बायोमॉलिक्यूल्स के जनरल डेफिनेशन देखेंगे, फिर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स को भी देखेंगे, साथ में जो है ना कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस को भी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो लेक्चर्स हैं ये फेडरल बोर्ड से रिलेटेड हैं। ये जो फेडरल बोर्ड का न्यू करिकुलम आया था उससे रिलेटेड ये लेक्चर है। ओके, तो चले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और उससे पहले अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, जिसमें मंडे टू थर्सडे जो है ना क्लासेस होंगी, और फ्राइडे को जो है ना जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका एक अच्छा खासा ज़बरदस्त टेस्ट होगा। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें फीसेस भी आपके सामने हैं। तो अगर आप लोग इस चीज़ के लिए विलिंग हैं, आप चाहते हैं कि आप लोग रेगुलरली क्लासेस जॉइन करें, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली ऐसा समझ लें कि सेल के अंदर जितना फ्लूइड होता है या जो लिविंग कंटेंट होता है, और साथ में अगर मैं बात करूँ कि सेल की बात कर लें चाहे आर्गन की बात कर लें, क्योंकि दोनों का जो लिविंग कंटेंट होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्योंकि उसमें जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड में जो मेजर ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेजर ऑर्गेनेलीज आपको पता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि एक आर्गन की एटलीस्ट बाद में आर्गन की एक फंक्शन कंसीडर होते हैं। ओके, तो लिविंग मास ऑफ सेल स्पेसिफिकली मतलब सेल के लिविंग मास की बात कर रहे हैं। और वो सेल मिलकर आपको पता है टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, फिर उस ऑर्गन सिस्टम से अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो आप इस वजह से कह सकते हैं कि लिविंग मास ऑफ सेल स्पेसिफिकली और ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप ऑर्गेनिज्म की भी बात कर सकते हैं। ओके, अब आपको पता है कि जितने भी तमाम केमिकल रिएक्शंस जो ना, ये जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, वो सारी की सारी कहाँ होती है, प्रोटोप्लाज्म में। क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ, ये साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल, और साथ में न्यूक्लियस की बात करूंगा। यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा हुआ है। न्यूक्लियस मतलब ये कि फिर उसका न्यूक्लियर प्लाज्म भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों मिलकर एक्चुअली क्या बनाती हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म में, इसी न्यूक्लियस में तमाम जियो नहीं सॉरी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो चले नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस मैंने दे दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ें आती हैं और प्रोटोप्लाज्म में क्या चीज़ें आती हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की तो मैंने बात की कर दी है कि ये क्या होता है कि पूरे सेल के अंदर जो कंटेंट होता है, जो फ्लूइड मास होता है, ठीक है, इसमें बाज़ात खुद साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है, और दूसरे जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं तो वो भी इसी में आ जाती हैं। ओके, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, अच्छा यहाँ से मैं देख लो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी जो कंटेंट है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में ये सारा कंटेंट जो मैं अब सर्कुलर रेंज बना रहा हूँ, ये सारा कंटेंट है, ये सारा का सारा कंटेंट किस में आ जाता है, साइटोप्लाज्म में, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सिर्फ इस न्यूक्लियस को छोड़ के। ओके, cytoplasm is the protoplasm enclosed by the plasma membrane of cell excluding the nucleus and eukaryotic cell। आपको पता है प्रोकैरियोटिक में तो वही साइटोप्लाज्म में सारा डिस्पर्स्ड होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अलग मौजूद होता है। तो इस वजह से न्यूक्लियस को निकाल के बाकी उसके अंदर जो फ्लूइड है वो किस में आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। आई होप बात क्लियर होगी होगी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं, और उसके अलावा बाकी न्यूक्लियस को निकाल के जो रिमेनिंग बचता है वो साइटोप्लाज्म है, और उसी के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रोटोप्लाज्म एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। देखिए आपको पता है प्रोटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, अब उसमें बहुत बायो एलिमेंट होती हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होती हैं। वो बायो मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली आपको पता है किसके बने होते हैं, बायो एलिमेंट्स के। ठीक है, तो आपको पता है नेचुरली अकरिंग जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है वो कितनी होती है, 92। अब उसमें से बायो एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स के जो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनकी तादाद 25 है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी क्वांटिटी 25 है, बट जो ह्यूमन में पाई जाती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन, तो वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। ओके, अब मेजर बायो एलिमेंट है, फिर ट्रेस बायो एलिमेंट्स है। क्योंकि मैंने बुक को फॉलो किया तो इसी वजह से हम सारी चीजों को साथ में देखते चलेंगे। ओके, तो मेजर बायो एलिमेंट्स क्या है, वो 6 हैं, जो कि 6 बायो एलिमेंट्स होती हैं जो कि 99% ऑफ बॉडी मास बनाते हैं। उसमें ऑक्सीजन है,
कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा। ये जो 6 एलिमेंट हैं ये बॉडी का 99% बनाते हैं और बाकी जो रिमेनिंग है वो बॉडी का लेस देन 1% बनाती हैं, ठीक है। अब इसमें मेजर फिर कौन सा है, पोटाशियम, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम और मैग्नीशियम, इसमें ये ज़्यादा पाई जाती हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो ना होने के बराबर है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी है, ओके। तो चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपको पता है कि मैंने ये चीज़ पहले बात की कि प्रोटोप्लाज्म में ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होती हैं जो सेल ऑर्गेनेल बना देती हैं। अब मुझे ये बताएं बायोमॉलिक्यूल्स कौन-कौन से हो सकते हैं? तो बायोमॉलिक्यूल उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड्स होगा और क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। दीज आर द मेजर बायोएलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म, ओके। अब यही जो मेजर बायोएलिमेंट्स हैं ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दीज आर फाउंड इन बोथ, ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं, ओके। अब उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है एक्ट एज फ्यूल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर याद हो तो आपको पता है ग्लूकोज जो है ना फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ये मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रन बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। बाकी अगर कोई स्टार्च है, मल्टोज है तो उसकी ब्रेक डाउन की जाती है ग्लूकोज में, लेकिन जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होगा वो ग्लूकोज ही होगा, ठीक है। एक्चुअली यू नो दैट दीज आर आल्सो द कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। आगे क्या है, प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन आर फाउंड इन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, ठीक है। और राइबोसोम जो वो भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। साइटोस्केलेटन की बात कर लें और साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे जो ऑर्गेनेलीज या क्वांटिटी मौजूद होती है प्रोटीन की, ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, लिपिड्स की बात कर लें। लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर तो मौजूद होता है, ये चीज़ मैंने अभी बात की थी कि लिपिड, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फास्फोलिपिड की बाइलेयर मौजूद होती है। दो बाइलेयर मौजूद, मतलब बाइलेयर मौजूद होती है, उसकी अपर लेयर भी लोअर लेयर भी, दोनों को कलेक्टिवली हम बाइलेयर का नाम देते हैं। और लिपिड का आपको पता है कि एनर्जी रिजर्वायर है, मतलब ये कि एनर्जी ज्यादा डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, बनस्बत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डबल, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोवाइड शेप, सेल का जो शेप है इसकी वजह से मेंटेन रहता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और इंसुलेशन भी। लिपिड है तो वाटर ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को उसमें क्या होगी, इंसुलेशन होगी, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस क्रिएट हो जाएंगी, तो इस वजह से ये इंसुलेशन क्रिएट करेगी, ओके। अब उसके बाद न्यूक्लिक एसिड की बात कर लो तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होता है, ओके। डीएनए आपको पता है कि दिस इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल, ये इसका फंक्शन है। ये सारे ऐसे समझ लें इस चैप्टर के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो ये हैं, आगे हम इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ओके। अब उसके बाद आरएनए, आरएनए न्यूक्लियोसोम के अंदर मौजूद होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। टेक्स द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए, डीएनए में से जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। डीएनए से मैसेज कॉपी करता है, उसे साइटोप्लाज्म में लेके जाता है और साइटोप्लाज्म में फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स क्या होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर आप बात कर लो पॉलीमर्स की, जब स्मॉलर कंपाउंड्स क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, उनको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स का नाम देते हैं। अब डिफाइन कैसे करेंगे कि कंपाउंड्स हैविंग हायर मॉलिक्यूलर रेट्स, जिनका जो मॉलिक्यूलर रेट है वो हायर हो तो ऐसे को हम नाम देते हैं पॉलीमर, ठीक है। और ये छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से बने हैं और वो वही जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये मोनोमर्स की बात कर सकते हैं या माइक्रो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल है, ओके। तो ये बात समझ में आएगी आ गई है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स क्या होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा होता है और वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं, उनके यूनिट्स को हम मोनोमर का नाम देते हैं या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, ओके। द कंपाउंड्स हैविंग, अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स क्या होती हैं, द कंपाउंड्स हैविंग लोअर मॉलिक्यूलर वेट्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और यही फिर जो है ना कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर वो अभी हमने बात की कि वो मैक्रो लार्जर मॉलिक्यूल्स बना देती हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन में क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच टू मोनोमर्स जॉइन एंड रिलीज अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमने ये बात की है कि इसमें क्या होता है कि दो मोनोमर, जैसे ये अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, दीज ये कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक डाइमर बना देते हैं, मतलब ये कि जिसमें दो मोनोमर्स एक साथ मौजूद होते हैं, ओके। अब इस दौरान क्या होता है कि
OH फ्रॉम वन मोनोमर, ये यहाँ पे आप देख लें कि इस मोनोमर से OH रिलीज हुआ है, एंड H फ्रॉम अदर मोनोमर, ये दूसरे मोनोमर से सिर्फ H रिलीज हुआ है, और ये OH और H दोनों कंबाइन हो गए तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है। मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ कि ये कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मोनोमर्स लाइक अल्फा ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, और इस दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ओके, अब द प्रोडक्ट विल बी माल्टोस, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो माल्टोस होगा, आल्सो नोन एज डाइमर, इसे हम डाइमर भी नाम देते हैं। वजह क्या है कि बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट्स, दो यूनिट्स आपस में कंबाइन हुई हैं जिसके मिलने से क्या बना, एक डाइमर बना है, और ये क्या, माल्टोस है। अब एक चीज याद रखिएगा, उसके एक साइड पे कार्बन नंबर 1 है और दूसरे नंबर पे कार्बन 4, तो चूंकि ग्लूकोज अल्फा है इस वजह से अल्फा हमने यूज किया। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में जो लिंकेज होगी वो क्या होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब ये कि कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये वाला लिंक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और ये कौन सा, एक जो मॉलिक्यूल है, एक मोनोमर के 1 कार्बन और दूसरे के 4 कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है, इस वजह से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ओके, अलबत्ता जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को डिटेल से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंडेंसेशन इज आल्सो नोन एज डीहाइड्रेशन सिंथेसिस। डीहाइड्रेशन तो हो रही है, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर की रिमूवल हुई है, और सिंथेसिस का मतलब ये है कि वाटर के रिमूव होने की वजह से कोई प्रोडक्ट, कोई बॉन्ड बना है। ठीक है, कि वाटर इज रिमूव्ड, वाटर रिमूव हुआ है एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, जिसकी वजह से कोई चीज सिंथेसाइज्ड हुई है, कोई चीज बनी है, इस वजह से उसका नाम क्या है, डीहाइड्रेशन सिंथेसिस। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीजिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोनोमर्स। अब जितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एक्चुअली वो किस पे डिपेंड करते हैं, कितने मोनोमर्स रिएक्ट करेंगे। लेट अगर मैं कहता हूं कि 20 मोनोमर्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो 20 मोनोमर्स से जो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कितने होंगे, 19। हमेशा एक कम होगा, हमेशा एक कम होगा। यहाँ पे देख लिया जाए तो ये दो मॉलिक्यूल है ना, तो दो मॉलिक्यूल अगर मिल रहे हैं तो उनसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो बाकी आगे जितना कंबाइन होते जाएंगे उससे बनते जाएंगे। लेकिन फर्स्ट जब टू कंबाइन हो रहे हैं तो दो नहीं एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस वजह से अगर 20 मोनोमर्स हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 19 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कंडेंसेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब देखिए जितना भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक्चुअली इनके लिए स्पेसिफिक एंजाइम रिक्वायर होते हैं जो इसकी एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं। ओके, अब ये आपको पता होगा, अब ये चीज एग्जांपल भी मैंने पीछे बात की थी, इसको दोबारा एक दफा थोड़ा सा फौरन रिपीट करके आगे चलता हूँ। ग्लूकोज मोनोमर्स हैं, दोनों कंबाइन हुए अल्फा ग्लूकोज हैं, इन दोनों अल्फा ग्लूकोज ने कंबाइन होकर क्या बना दिया, मल्टोज डाइमर बना दिया, और उस दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। ओके, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, कि वाटर रिलीज हुआ है और बांड बना है जिसकी बेस पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। आगे है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ डाइमर, यानी पॉलीमर्स की ब्रेक डाउन होती है किसमें, मोनोमर्स में। ठीक है, पॉलीमर्स की ब्रेक डाउन होती है किसमें, मोनोमर्स में, और इस दौरान वाटर ऐड किया जाता है। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब टूटना, वाटर की मौजूदगी में किसी मॉलिक्यूल का टूटना इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें OH इज अटैच टू द सेम, कंडेंसेशन के अपोजिट है। वहां पे क्या हुआ था, OH 1 ग्रुप से रिलीज हुआ था, यहाँ पे अटैच होगा, जहां से H रिलीज हुआ था वहां पे H दोबारा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, OH is attached to one monomer and H is attached to another monomer. Can also be done in the presence of enzyme. ये एंजाइम की मौजूदगी, ये भी एंजाइम की मौजूदगी में होगा। अब एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अमाइलेज एंजाइम है, विल ब्रेक डाउन द अमाइलोज। अमाइलोज स्टार्च की एक कैटेगरी है। ठीक है, तो अब उस अमाइलोज को ब्रेक डाउन करेगा अमाइलेज। ठीक है, और इस दौरान वाटर के एक मॉलिक्यूल की एडिशन होती है। यहाँ पे देखें ये वही माल्टोज डाइमर था जहाँ पे बना था, यहाँ पे अब हम इसको दोबारा तोड़ेंगे। अब जब हम तोड़ेंगे तो उस दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो इस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसका नाम क्या है, हाइड्रोलाइसिस। और क्योंकि ब्रेक डाउन हो रही है, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब टूटना, तो वाटर की मौजूदगी में जब कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है तो उसको हाइड्रोलाइसिस का नाम देंगे। और इस दौरान क्या होगा कि वही जो ग्लूकोज के मोनोमर्स थे वो दोबारा रिलीज हो जाएंगे। ओके, अब उसके बाद
ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी केमिकल रिएक्शन होती हैं या डाइजेशन रिएक्शन होती हैं, उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का। कार्बोहाइड्रेजेस फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, अब इसका क्या काम होगा कि ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीएजेस का क्या काम होगा कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेजेस का क्या काम है कि ये किसको ब्रेक डाउन करता है, लिपिड्स वगैरह को ब्रेक डाउन करता है। अब उसके बाद न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा, अब एक छोटा सा टेबल आपकी बुक में दिया हुआ था, हम उस चीज को भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली कंपैरिजन की गई है कि बायोमॉलिक्यूल्स का बैक्टीरिया में कितनी क्वांटिटी है और मैमल्स में कितनी क्वांटिटी है। यहाँ पे आप वाटर को देख लें कि बैक्टीरिया में 70% है और मैमल्स में भी 70% है। और प्रोटीन की बात कर लें कि बैक्टीरिया में 15% है और मैमल्स में 18% है। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें कि बैक्टीरिया में 3% होता है एंड अगर मैमल्स की बात करें तो वहां पे 4% होता है। लिपिड्स वहां पे बैक्टीरिया में 2% और मैमल्स में 3% होता है। डीएनए यहाँ पे जो बैक्टीरिया वहां पे 1 और मैमल्स में 0.25 होता है। आरएनए जो बैक्टीरिया वहां पे 6% होता है, यहाँ पे 1.1% होता है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हार्मोन्स, पेप्टाइड्स वगैरह की बात कर लें तो वो 2% होती हैं। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक साल्ट्स की क्वांटिटी भी दोनों साइड पे इक्वल होती है। अच्छा, तो हम इस चीज को यहाँ पे आज एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो वाटर से रिलेटेड होगा, वाटर की प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका भाई आपको रिप्लाई लाजमी देगा। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।